प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कल मतलब 21 दिसंबर 2022 को शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ था जीके वाला, उसके संबंध में है। और कुछ खास मुद्दों पे मैं बात करूंगा। 80 सवाल की आंसर की, 80 सवाल मतलब जीके वाले। चूंकि मैं जीके पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ जीके की आंसर की यहाँ पे आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा या दूंगा। और ये कोई बड़ा काम भी नहीं होगा क्योंकि परीक्षा को हुए कल हो गए हैं और बहुत सारे विद्वान साथियों ने पहले से ही आंसर की दे दी है। तो आंसर की देने में मैं सिर्फ आपको यहाँ आंसर बताता चलूँगा जिन जो भी मेरे हिसाब से सही आंसर हैं, जिनको भी मैंने खोजा है। लेकिन इसके अलावा इस पेपर का जो हम एनालिसिस करेंगे, मेरिट कट ऑफ का आइडिया क्या रहेगा, ये जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया मिल सकता है। इतना समय तो होगा नहीं कि जो प्रत्येक सवाल को पूरा मतलब उसका विश्लेषण करते हुए आपको आंसर बताए जाएं। जहाँ पे विश्लेषण की ज़रूरत होगी मैं अपने आप करूँगा, और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ सिर्फ मैं आपको आंसर दूंगा, और वो आप ये मानना वो आंसर मेरी तरफ से है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर 21/12/2022 शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा। इसको भाई स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा करते हैं और आपको दिख जाएगा आराम से। पहला सवाल, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ी मतलब पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? हाँ भाई, पहला सवाल, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों मतलब पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? और आपका ये जो आंसर है जयपुर जोधपुर। ठीक है, ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, समय कम है। और बाकी ये फैक्ट है, पेपर फैक्चुअल रहा है और बहुत ज़बरदस्त वाले उसने फैक्ट डाले हैं। सोचने समझने का मुद्दा बहुत ज़्यादा है नहीं, रटने का मुद्दा है। अगर फैक्ट आपके सामने है, आपको याद है, तो आप उनका आंसर कर रहे हैं। हाँ भाई, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो राजीव गांधी जो खेल थे उनमें कौन सा शामिल नहीं है? कोई भी करंट अफेयर की किताब आप पढ़ोगे तो उसमें उन खेलों की एक लिस्ट दे रखी है कि भाई ये कौन कौन से खेल हैं। इस साल ही राजीव गांधी जो खेल हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। तो इस सवाल में जो आंसर होगा फुटबॉल, ये नहीं था, फुटबॉल नहीं था। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? मधुकर गुप्ता। मैं केवल राइट आंसर ले रहा हूं, जहां समझ आने का मुद्दा होगा मैं अपने आप बात करूंगा। 80 सवाल के हम यहां उत्तर देंगे जो जीके से संबंधित है। हाँ भाई, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन या एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तेलंगाना उत्तर होगा। करंट अफेयर की किताबों में ये दे रखा होता है, आराम से मिलेगा आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये दिख जाए आसानी से। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार? अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार राजस्थान के कौन से जिले को मिला है? उत्तर होगा करौली। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? सिंपल फैक्ट है, सिंपल फैक्ट तो नहीं है, फैक्ट काफ़ी टफ है। अगर आपने ढंग से याद किया है और बाई चांस आपकी आंखों के सामने आ गया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 करोड़ आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है। हाँ भाई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बिल्कुल एकदम नवीनतम स्टेप है राजस्थान सरकार का। तो उसमें से 800 करोड़ ये उत्तर होगा आपका, 800 करोड़। हाँ जी, अगला सवाल है आपका, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? नेशनल और इंटरनेशनल ज्योग्राफी के सवाल इस पेपर में सरल आए हैं। अभी विश्लेषण हम पेपर के बाद में करेंगे, पहले आंसर लगा लें 80। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु।
इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत, यहाँ आप की पॉइंट पकड़े सवाल का, वनों का क्या पूछ रहा है, वो सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रतिशत, तो उत्तर आएगा मिजोरम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछता तो मध्य प्रदेश, प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए सर्वाधिक प्रतिशत, तो वो कहां पर है, कौन से वन वाला राज्य है, मिजोरम। नाथुला दर्रा, बिल्कुल सिंपल सवाल, सिक्किम। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मासन राम, बहुत सरल सवाल पूछा गया है, मासन राम मेघालय। बेला डीला लोयस का, अच्छा नेक्स्ट उस पे लेते हैं इसको, इसको इस तरीके से देखो, बेला डीला लो अयस्की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, सवाल नंबर 15, छत्तीसगढ़ आंसर। ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होगे, डेसिबल। क्या पढ़ते चले आ रहे होगे भाई बचपन से, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है, डेसिबल। काल वैसाखी, पश्चिमी बंगाल, कहीं अंधड़ कहा जाता है, कहीं काल वैसाखी कहा जाता है, अलग अलग प्रकार की वर्षाओं के ये प्रकार हैं। आगे देखें, 18, देखो ये फैक्ट बहुत जबरदस्त उठाया है उसने, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम, फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो आंसर होगा WJ रेले। ये सवाल टफ सवाल है, और जो जो सवाल बहुत ज़्यादा टफ होता रहेगा मैं उसके बारे में अपने आप आपको इंगित करता रहूँगा। आगे देखें, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा, कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 18.8 आंसर है भाई, कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा। देखो इतने गहराई से रटने वाले सवाल इस परीक्षा के अंतर्गत हैं, तो ये सवाल मेरिट डिसाइड करने में बड़े टफ है विद्यार्थी के लिए, इनको अटेम्प्ट करना। यहाँ पे गौर करो, ये सवाल ऐसा सवाल है जो समझ आधारित सवाल है। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में, यहाँ पे की पॉइंट पकड़ो क्वेश्चन का, प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। औद्योगिक नीति 1956 में जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था वो 4 वर्गों में किया गया था, उसमें जो प्रथम वर्ग के उद्योग थे जिनकी संख्या 18 थी, कितनी थी, 18, प्रथम वर्ग के उद्योगों की संख्या 18, वो किसको दे दिए थे, सरकार के स्वामित्व के लिए, मतलब उन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण, कुछ उद्योग पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में थे, तो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के क्षेत्रों को अपनाया गया था। तो यहाँ पे गौर करें, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना, तो प्रथम वर्ग के उद्योग ऐसे उद्योग थे जिन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व, ये इसका आंसर आएगा। तो एग्जामिनर क्या सवाल पूछ रहा है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो प्रथम वर्ग के उद्योग वो थे जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, तो आंसर ये है इसका। एक मिनट, 18 के बाद आप देखें, अच्छा 20 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। डॉल्फिन का तट कहाँ स्थित है, एक फैक्ट के रूप में अगर आप जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी पढ़ोगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है भाई। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, इंग्लिश टर्म है हॉर्स लैटिट्यूड, हिंदी में बोला जाता है अश्व अक्षांश। अगर आपने ग्लोबल विंड सिस्टम या वैश्विक पवन तंत्र पढ़ा होगा
तो इन अश्व अक्षांशों के बारे में पढ़ा होगा। अब यह 4 ऑप्शन है कि अश्व अक्षांश किन से संबंधित है? हिमनदों से नहीं, वर्षा से नहीं, रेगिस्तान से नहीं, पवनों से। ये आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ जी, 23वां सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? तो यहां पे गौर करें, विदेशी व्यापार शेष धनात्मक 2 वित्तीय वर्षों में रहा है, 1971-72 और दूसरा 1976-77। 1976-77। तो 71-72 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 76-77 वाला ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला सवाल देखें। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ पे गौर करना। पेपर सेट करने वाले की नियत का अब आप अवलोकन करें। मैं तो खैर विश्लेषण बाद में करूंगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को, गौर करिए 1919 के अधिनियम की बात कर रहा है, 1919 के अधिनियम की बात कर रहा है और उसमें पूछ रहा है निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। तो केंद्रीय विषयों में क्या था, प्रांतीय विषयों में क्या था, और वो भी 1919 के एक्ट में। ये लिस्ट आपको याद अगर है तो आप इस सवाल का जवाब करोगे, वरना एग्जामिनर ने तो पूरी तैयारी कर ली है कि आप इसको बंक छोड़ जाओगे। अब इतने सूखे फैक्ट भी एग्जामिनर को नहीं पूछने चाहिए भाई। भारत में वर्तमान में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, अगर इसी लिस्ट में से वो गहराई से सवाल पूछे तो वो अच्छे सवालों में काउंट होता है। अब 1919 के एक्ट में कौन से आएंगे, 35 के एक्ट में कौन से आएंगे, इस प्रकार उन एक्ट में कौन कौन से आएंगे और उसमें से भी कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे सवाल डाल देना। और वो भी पहला पेपर जो जी के सामान्य ज्ञान जिसको बोला जाता है, तो ये जानलेवा सवाल है। बाकी उत्तर देखेंगे अगर आप, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर है भाई। अब उससे अगला सवाल और देखिए, बहुत दम निकालने वाला। भारत शासन अधिनियम 1935 के राष्ट्रीय आंदोलन में खासकर जो एक्ट वाली बात है, 1919 का एक्ट, 35 का एक्ट, ये वाले सवाल और संविधान वाले सवाल बिल्कुल जानलेवा सवाल दिए हैं उसने। हाँ भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में, गौर करिए, भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानीय स्थानों या सीटों की संख्या क्या थी? 1। अब संघीय विधानसभा में, चलो खैर ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए थोड़ा सा आप आइडिया लगाने की स्थिति पे बनते हैं, लेकिन बाकी सवाल ये सरल नहीं है। अगर आपने बाई चांस पहले से पढ़ रखा है या आइडिया आपका जो इंटेलिजेंस गेसिंग बोला जाता है वो अगर सही डायरेक्शन में चला गया तो आंसर आएगा। बाकी सामान्यतः ये पढ़ने में कम आती हैं चीज़ें, क्योंकि 1935 के एक्ट की डिटेल कौन पढ़ेगा। 1935 के एक्ट की जो डिटेल पेपर में आती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। कोई प्रांतीय स्वायत्तता है, केंद्र में द्वैध शासन है, प्रांतों के द्वैध शासन की समाप्ति हो रही है, और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार और अधिक किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन ये थोड़ी पढ़ोगे कि कहाँ पर कितनी कितनी सीटें बट में आई, कौन से प्रांत में पूछ लिया जाए, कौन से चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में पूछ लिया जाए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें कौन पढ़ता है और उनकी सीटों की संख्या कौन पढ़ता है। लेकिन चलो एग्जामिनर ने दे दिया, ठीक है, आगे देखें। हाँ जी, सवाल नंबर 26। 2021-22 के प्रथम अर्ध में, मतलब 21-22 वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में, अर्ध का मतलब क्या होता है? छमाही। अर्ध का मतलब है भाई छमाही। प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अंतर्वाह का लगभग कितना प्रतिशत है?
सीधा फैक्ट है, रटा है तो उत्तर है, वरना सवाल को टच भी नहीं करना चाहिए। 54% इसका आंसर है। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। आंसर भाई स्टार्टअप योजना है। मोदी सरकार का जब पहला कार्यकाल आया था तो उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने का प्रयास किया कि ज़्यादा हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वो विश्व में ऐसा माना जाता है संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, तो इनको अगर रोजगार भारत में मिल जाए और ये स्किल्ड हो जाए तो भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ऐसा मोदी जी ने फिर बहुत सारी योजनाएं लागू की थी। तो ये जो फैक्ट है ये आपका स्टार्टअप इंडिया के साथ है। नेक्स्ट, हाँ साहब, अब आप वो सवाल देखने जा रहे हैं जो इस पेपर के सबसे डेंजरियस सवाल है। ये सवाल है 28 नंबर का, मतलब मेरे पास जो पेपर है उसका 28 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, हाँ जी साहब गौर करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को, तो शब्दावली कौन सी है? विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए, इस शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? भाई सब पक्का जानलेवा सवाल, मतलब इतना तगड़ा सवाल कि आप इसको अटेम्प्ट करना किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब खैर ये वर्ड एक टीचर होने के नाते नहीं बोलने चाहिए, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही, चाहे कोई पढ़ रहा है चाहे कोई पढ़ा रहा है, ऐसे सवालों के जवाब पेपर होने के बाद सेंट्रल लॉ लेजिस्लेशन का एक किताब आती है बेयर एक्ट, जिसमें अनुच्छेद वाइज भारत का संविधान लिखा हुआ है, वहां से ये सवाल लिस्ट करते हैं। पकड़ में तो आता है कि अनुच्छेद 17 के संबंध में जो विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली है, इसके संबंध में अनुच्छेद 35 में कुछ प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने ऑप्शन देने में भी हद पार की है। 35 के सेकंड, अगर आप इंग्लिश में देखें 35 स्मॉल ए भाग 2, मतलब 35 ए का 2। अगर 34 और 33 को तो छोड़ दो, हमने ये भी मान लिया ये भी सरल है, लेकिन यहाँ पे गौर करो 35 के 2 और 35 का 1, मतलब 35 स्मॉल ए सेकंड और 35 स्मॉल ए फर्स्ट। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, सरल भाषा में समझिए। अनुच्छेद 17 में आपने पढ़ा है कि अस्पृश्यता अपराध होगा, अस्पृश्यता अपराध है, ठीक है, अनुच्छेद 17। 35(2) क्या कह रहा है? अब गौर करें आप, जब आप अनुच्छेद 35 स्मॉल ए का दूसरा वाला भाग, मतलब 35 के सेकंड कह लो या 35 स्मॉल ए सेकंड कह लो, ये पढ़ोगे बेयर एक्ट में, बेयर एक्ट में पढ़ लेना, वहां मिल जाएगा आपको। जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाग 3 के अंतर्गत जो भी कार्य अपराध है, भाग 3 का मतलब मूल अधिकार, उनके अंतर्गत जो भी कार्य अपराध है उनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय, तो 17 क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता जैसा कार्य में अगर कोई व्यक्ति संलग्न है तो वह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, ठीक है। 35(2) क्या कह रहा है? 35(2) यह कह रहा है कि भाग 3 के अंतर्गत जो भी कार्य अपराध है तो अपराध है, ठीक है, तो उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। अब देखो इस सवाल को आगे बढ़ाओ, विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 35 के 2 या 35 स्मॉल ए सेकंड। बहुत टफ सवाल, मेरिट को बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा, स्टूडेंट बंक मार के आगे बढ़े होंगे, और अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया होगा तो भाई बहुत ही कम चांस है कि किसी को याद होगा और उसने सही कर दिया होगा, या तो केस हो गया होगा। चलिए खैर, मैं किसी की क्षमताओं पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना नहीं चाहता, अगर जिनका सही हुआ मैं ये मान लेता हूँ कि उनको ये आता था, लेकिन जहां तक जर्नल विद्यार्थी की भी सवाल है, जहां जिसका मेरिट का आंकलन हम करेंगे, उसमें मेरिट लेने के लिए ऐसे सवाल टच भी नहीं किए जा सकते।
आरपीएससी पता नहीं क्या सोच के सवाल बनाती है। आगे देखें, फिर देखो भाई अगला जानलेवा सवाल और आ रहा है एक। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल साहब, उत्तर का चयन करो भाई। इसमें सूची एक में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के नाम दे रखे हैं, कुछ 4 प्रांतों के नाम दे रखे हैं, और राज्य परिषद में उन प्रांतों के लिए आवंटित कुल स्थानों की संख्या दे रखी है कि भाई इन प्रांतों की राज्य परिषद में कितनी सीटें मिली थी। अब जैसे मद्रास प्रांत दे रखा है, बंबई दे रखा है, मध्य प्रांत एवं बराड़ दे रखा है, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत दे रखा है। बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि मैं इसका उत्तर अभी आपको बता दूंगा, मैंने भी इसको सर्च किया है। इतने जानलेवा सवाल देने की जरूरत क्या थी कि राज्य परिषद में सीटें कितनी हैं, संघीय विधानसभा में सीटें कितनी हैं, कौन से प्रांत की कितनी हैं, कौन रट पाएगा इनको। लेकिन ठीक है भाई, पूछ लिया तो अब तो राजस्थान भर के सारे आंसर की निकालने वाले लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर करा के इनके आंसर की निकाल दी है। बड़ी ईमानदारी की बात है। लेकिन ये वो सवाल हैं कि शायद अगर पेपर में आ जाते तो बाई चांस किसी का सही होता। मेरिट बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा, बिल्कुल जानलेवा सवाल है भाई। तो देखिए इसमें मद्रास के खाते में 20 सीटें थी। मद्रास के खाते में 20 सीटें। मद्रास के अलावा बंबई के खाते में 16 सीट थी भाई, बंबई 16। मध्य प्रांत एवं बरार के खाते में 8 सीट थी, 8। ठीक है साहब। और उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है उसके खाते में 5 सीट थी। तो अब इसका आंसर देखें आप, इसको ऊपर लो सब, थोड़ा सा सवाल। ठीक है जी। ए में 2, तो ए में जो 2 आ रहा है वो ये रहा ऑप्शन एक। अगर आपको एक सीट भी पता है तो उस हिसाब का सवाल का जवाब निकल जाएगा। ये रहा, ए में 2, बी में 4, बी में 4 निकल गया, सी में 1, तो सी में 1 निकल गया, और डी में 3 निकल गया, डी में ये रहा 3। तो भाई ये उत्तर है 2, 4, 1 और 3 इस सवाल का। तो इतने खतरनाक सवाल आप एक ऐसी परीक्षा के अंतर्गत दे रहे हो जिसमें बच्चे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक। तो ऐसे मासूम बच्चों की जान लोगों क्या एग्जामिनर, थोड़ा तो लिहाज किया करो परीक्षा के स्तर का भी। और इस तरीके के भाई सवाल उन्होंने डाले हैं। हाँ जी साहब, अगला सवाल आ गया इस सवाल को देख के तो मुझे हंसी आ गई थी। हाँ जी साहब, आप भी देखिए। निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य, कौन सी समिति भाई, नियम समिति, नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। चलो साहब कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने पूछ लिया, उसके हाथ में कलम की पावर है, वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन थोड़े से फैक्ट जान लीजिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए लगभग 20 से ऊपर समितियों का निर्माण किया गया था, 22 समिति मोटा मोटी। उनमें से कई समितियों की उप समितियां भी थी, और हर समिति के अंतर्गत कई कई सदस्य हुआ करते थे। अब ये जो नियम समिति है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और इसमें एक अध्यक्ष प्लस 15 सदस्य थे। ऐसे ही जितनी भी समितियां थी उनमें कोई अध्यक्ष थे और कुछ सदस्य थे। तो यही काफी बड़ी बात बन जाती है कि सारी समितियों के आपको सारे अध्यक्ष आ जाने चाहिए, इतना हमने मान लिया। प्रारूप समिति के सारे सदस्य आप आना चाहिए, क्योंकि प्रारूप समिति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी, और नियम समिति संविधान सभा की पहली समिति थी। लेकिन सारी समितियों के सारे अध्यक्षों को कौन याद करेगा, इस तरीके का फैक्ट अगर एग्जामिनर पूछता है तो मुझे लगता नहीं किसी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। और नहीं भी अगर कर पाता है तो कोई अपराध नहीं है भाई। हालांकि उत्तर तो दीवान चमनलाल है, हम भी ढूंढ लाए भाई इस आंसर को। ठीक है, जैसे कि सभी आंसर की बनाने वालों ने ढूंढा ही होगा कहीं ना कहीं पे। अब ये कौन इसको याद करेगा। तो ऐसे जानलेवा सवाल एग्जामिनर को नहीं डालने चाहिए थे। आगे देखें अगला सवाल, ये सवाल जबरदस्त है। सवाल देखिए भाई, भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत, तो सवाल कहां से शुरू हो रहा है, भारत सरकार का कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला
केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए, केवल, केवल किसके, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मामला है जो केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति के अलावा अन्य किसी भी संस्था या व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, केवल राष्ट्रपति के समक्ष। कंसेप्ट बहुत गहराई से लिया है उसने। अब वो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। देखो उत्तर तो यहीं से निकल गया। अगर आपने भारतीय संविधान को पूरी दम लगा के पढ़ा है या ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आपने पढ़ी होगी अनुच्छेद 72 के तहत। तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन की जो शक्ति है, जो कि क्षमादान के अंतर्गत आती है, वो केवल राष्ट्रपति के पास आती है, अन्य संस्थाओं के पास नहीं होती। आंसर तो यहां निकल जाएगा, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाए जाना, या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाए जाना और अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना करना, ये बी, सी और डी ऐसे बिंदु हैं जो केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ही उपस्थित नहीं होते, उसके अलावा अन्य संस्था के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा सकते हैं। तो यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है, केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आंसर ए, बेस्ट आंसर, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन सवाल बड़ा डेंजरियस है भाई, बिखर जाते हैं स्टूडेंट जब इस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं। हाँ भाई, 32वां सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के, तो संविधान के अनुच्छेद 51 के को जैसे ही आप पढ़ोगे और उसमें भी अणे जो लिखा हुआ है जो लास्ट में, हाँ यहां पर गौर करें, मूल कर्तव्य आपने पढ़े होंगे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है, लेकिन उसने एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अनुच्छेद 51 के में भी ये अणे खाली। अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे, 51 कैपिटल ए और कोष्टक में स्मॉल ई, तो 51 ए इसमें मूल कर्तव्य हैं, और उसमें भी जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनका क्रम कौन सा है। तो अब तक तो यही बड़ा सवाल होता था कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है, तो मतलब वो 11 के 11 आपको याद करने होते थे। अब एक नई डिबेट को आरपीएससी ने जन्म दे दिया है कि उनमें से शब्दों का क्रम भी आपको आना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के कोष्टक में अणे में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, तो ये 2 शब्द जब आपके सामने आएंगे तो आप अपने आप पहचान जाओगे कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करना प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे एग्जामिनर पूछ रहा है कि निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है शब्दों का सही क्रम। अब शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा भाई, ये तो आप धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, उत्तर तो ये सही है, लेकिन ये गौर करोगे चारों यही शब्द हैं और बदल बदल के हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक एक शब्द के हिसाब से संविधान को रट के रखेगा। तो सोचो किस लेवल की गहराई पे बात चली गई है। मतलब हर सवाल पे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने ये तय किया है कि मैं इन बच्चों को फंसाऊं कहाँ। उसका उद्देश्य बच्चों की नॉलेज चेक करना नहीं है, ये है कि इनको फंसाऊं कैसे। पता नहीं वो कौन सी हीन मानसिकता का शिकार है, कौन सी नकारात्मक ग्रंथि से प्रेरित है, ऐसा क्यों है, उसको नॉलेज चेक करनी चाहिए थी। चलिए खैर, अच्छा सवाल कंसेप्ट बेस्ड नहीं बनाए हैं, बिल्कुल रटने वाले खोखले सवाल बनाए हैं। अगर रट रहा है तो उत्तर आ जाएगा, नहीं रट रहा है तो बच्चा पेन टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक और सवाल भाई, भारत के संविधान के, ये सवाल फिर भी बढ़िया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्व पे बात आ गई है, कुछ मामलों में लोक सहायता या सरकारी सहायता या सार्वजनिक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ भाई, किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। हमेशा क्वेश्चन को टेल एंड तक पढ़ा करो, जब उसका उत्तर सही निकल के आएगा।
तो देखो इसमें उत्तर तो है चिकित्सा सहायता, इसका प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 41 में बीमारी, बेकारी, बुढ़ापे में व्यक्ति को लोक सहायता पाने का या सरकारी सहायता पाने का प्रावधान, ये है नीति निर्देशक तत्व में। तो बीमारी, बेकारी, बुढ़ापे में सरकारी सहायता या लोक सहायता या सार्वजनिक सहायता पाने का प्रावधान है। एग्जामिनर पूछ रहा है किसका नहीं है, तो नहीं किसका है, चिकित्सा सहायता, इसका इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 33 सवाल आगे देखें। एक और जानलेवा सवाल विद्यार्थियों के लिए, निम्नांकित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? भाई सीधा फैक्ट है, और पता नहीं किसने इस सवाल को डाल दिया है। अब ठीक है, ऐसे 2 4 5 10 सवाल बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉवर्ड एल अर्डमैन इसका आंसर होगा। यह सवाल काफी अच्छा है। भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या एनएसजी, वाजिनाड समूह। परमाणु सामग्री के प्रयोग को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या एनएसजी इसका सदस्य तो नहीं है, उत्तर तो यह आएगा। क्यों, सवाल क्या है, किस समूह का सदस्य नहीं है। बाकी इन तीनों ग्रुपों में भारत शामिल है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या एनएसजी में भारत शामिल नहीं है, और ये चाइना के अड़ंगा लगाने के कारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में अगर दिया जा रहा है तो फर्स्ट पेपर के स्तर के अनुसार ये कठिनतम सवाल हो सकता है, और ये एक अच्छा सवाल है, बेतुका सवाल नहीं है। आगे देखें। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया? ये बढ़िया सवाल है, पास्ट में भी कई बार आया गया है, तो इतना तो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 74, 75 और 78 इसका आंसर होगा। देखो जब आप 74 पढ़ोगे तो उसमें मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आ गया। 75 में क्या लिखा हुआ है? 75 में प्रधानमंत्री का बहुत जम के प्रावधान है। 75 एक में भी प्रावधान है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बात 75 में है। 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का प्रावधान है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो देश के शासन और प्रशासन के संबंध में सूचनाओं को प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है, और ऐसी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो जो सही उत्तर है केवल अनुच्छेद 74, 75 और 78। इसमें 74, 75 थे, 76 में नहीं है, क्यों? क्षेत्र में मान्यवादी है। 74, 77, 78, 74 में, 78 में, 77 में नहीं है, 74 में, 75 में, 77 में नहीं है। तो यहां पे पहला उत्तर सही है, जिसमें 74, 75 और 78 तीनों में है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? ये बहुत अच्छा सवाल है, और कठिन सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है, इतना तो आना चाहिए विद्यार्थी पे। तो उत्तर होगा समाजवादी पार्टी। भाई आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजनीतिक दल सिलेबस में लगे हुए हैं, तो इतना तो आना चाहिए ना, कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कौन से राज्य स्तरीय दल हैं। तो ठीक है, उत्तर सही है, समाजवादी पार्टी। हाँ भाई, ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी इसको कर दें तो ये अच्छी बात है। हालांकि फैक्ट बहुत जबरदस्त दिया है उसने। देखो ग्लोबलाइजेशन सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट के रूप, वो एक टॉपिक के रूप में लगा हुआ है। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग टर्म का प्रयोग किया है। तो यहां पर इसमें पूछा है कि निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबद्ध किया? किससे संबद्ध किया भाई? अमेरिकीकरण से। जोसेफ स्टिग्लिट्ज। वैश्वीकरण का मतलब अमेरिकीकरण, मतलब वैश्वीकरण के द्वारा अमेरिका एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व पर हावी हो रहा है। तो ये वैश्वीकरण के रूप में बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उसको अमेरिकीकरण किसने माना? जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने।
बाकी ये शिक्षा मनोविज्ञान आ गया, तो शिक्षा मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं जीके पढ़ाता हूँ, तो जीके के सवाल डिस्कस करूंगा आपसे। अब आगे बढ़ जाइए आप। ओ सॉरी, चलो इसको ऐसे करिए। 61 सवाल से स्टार्ट हो गए। हाँ भाई, वापस जीके के सवाल स्टार्ट हो गए आपके, इनको दोबारा देखो। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास ज्योग्राफी, ये एग्जामिनर ने नहायत ही सरल दिए हैं। जहां उसने कठिनाई का स्तर लेना शुरू किया है वहां तो इतने सूखे तथ्य दिए हैं कि विद्यार्थी टच नहीं कर पाए। लेकिन जब उसने थोड़ा नॉर्मल सवाल डाले हैं तो वो इतने सरल सवाल डाल दिए कि लगभग हर विद्यार्थी कर रहा है। मतलब एक बढ़िया पढ़े लिखे विद्यार्थी को अंतर करने का ज़्यादा स्कोप नहीं मिल रहा, कि जब पेपर कठिन स्टार्ट होता है तो वो भी नहीं कर पा रहा, और जब सरल थोड़ा आता है तो फिर हर कोई कर रहा है। जैसे ये सवाल देख लीजिए, चोकला नस्ल किसकी है? इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बड़े सरल सवाल हैं, बचपन से ही आप पढ़ते आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, चोकला नस्ल किसकी है भाई? भेड़ की है। ये भेड़ टिक मारो यहाँ पे। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर है। बिल्कुल सरल सवाल, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे न्यूनतम जैसलमेर, सबसे बड़ा जयपुर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? बड़ा टेक्निकल सवाल है, अगर गहराई से पढ़े होगे तभी जान पाओगे। उत्तर आएगा कंजर। दिलवाड़ा के मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू, माउंट आबू में। ये सब बच्चे भी जानते हैं इनको। हाँ भाई, ये सवाल बेस्ट सवाल है आपका। 65वां सवाल, इसको गौर करो। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार, किसके अनुसार भाई? ऊंचाई के अनुसार, और कैसे क्रम में जमाना है? ये देखिए, आरोही क्रम। जीके में गणित मिक्स कर दी भाई। आरोही बोला जाता है बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सवाल एक ट्रेंड पकड़ गया है पिछले कई सालों से। आपको राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियों को, 10-15 पर्वत चोटियों की मोटा मोटा ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। उसमें वो कई बार आरोही क्रम, कई बार अवरोही क्रम, कई बार के सबसे ऊंची कौन सी है। अब सबसे ऊंची में वो गुरु और उनको नहीं देगा, बीच में से कोई सी चार उठाएगा कि भाई इनमें सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो 10-15 चोटियों की ऊंचाई आपको मोटा मोटा याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इनकी ऊंचाई लिख लेते हैं हम। सवाल 61, 65 तक पहुंच गए। तारागढ़ 873, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है भाई ये। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380, कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर। हाँ जी सर। जब आपको इनकी ऊंचाई पता हो जाएगा तो आरोही क्रम अपने आप निकल जाएगा। तो आरोही क्रम का मतलब क्या है? कम से ज्यादा की ओर बढ़ना। तो इनमें सबसे कम कौन सा है? तारागढ़। तो ए फर्स्ट आना चाहिए। अब ए फर्स्ट दो ऑप्शन पे आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है भाई आपका? अचलगढ़। देखो ये दूसरे नंबर पर आ कमलनाथ। कमलनाथ की 1001 है। तो ए के बाद सी आएगा, तो ए के बाद सी इस ऑप्शन पर आ रहा है। तीसरे नंबर पर डी आ रहा है, तो डी में रघुनाथगढ़ 1055, बिल्कुल सही बात है। और सबसे लास्ट में बी आ रहा है। बी कौन सा है भाई आपका? अचलगढ़ 1380, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर होगा ए सी डी बी। एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल, और ऐसा सवाल तो मान्य है क्योंकि ये कई बार पहले भी आया हुआ है, और ये एक टेक्निकल चीज है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर है ही नहीं। तो ऐसे लड्डू सवाल जब आते हैं पेपर में तो विद्यार्थियों की बाँछें खिल जाती हैं। तो जब वो खतरनाक वाले सवालों के बाद जब ये आए होंगे तो थोड़ी राहत की सांस ली होगी, वरना एक बार तो 25-30 सवाल ऐसे थे कि दम निकल के हाथ में आ जाए। लेकिन जब ऐसे आए होंगे तो थोड़ी राहत मिली होगी। हाँ भाई, मेजा बांध किस पर है? बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, कोठारी नदी पर। लो साहब, चलो यहाँ तो उसने थोड़ी राहत प्रदान की है आपको।
परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा, ये राजस्थान के आर्थिक जन कल्याणकारी कार्यक्रम है और इनकी एक लिस्ट है भाई, वो याद कर लेना। सूखा संभाव्य क्षेत्र, मरु विकास कार्यक्रम, माडा, जितने भी हैं ये सारे कार्यक्रमों के सन जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है सवाल पूछने की। तो ये माडा आपका 1978-79। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, प्राक हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की विशेषताओं से युक्त पुरातात्विक स्थल। जब इन पुरातात्विक स्थलों को पढ़ोगे तो ये आपको विशेषता पाएगी कालीबंगा में। उत्तर गुप्तकालीन संखलिपि, इसको पकड़ लो, संखलिपि ये की पॉइंट है सवाल का। और ये कहां मिलेगा आपको? बैराट सभ्यता के अंतर्गत, बैराट सभ्यता में मिलेगा भाई ये। निम्नांक, अच्छा ये संखलिपि के अवशेष कहां पाए गए? ये एक बैलेंस्ड क्वेश्चन, यहां तक ठीक है, मतलब अच्छा सवाल। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था? बताओ साहब। फ्री में आपका बिना मेहनत के एक सवाल चलो एग्जामिनर ने दे दिया, ये तो उसने कृपा की है। खानवा, इसमें भी कोई सोचने की बात है क्या? ठीक है, जहां सरलता पे आया है वहां बहुत सरल सवाल। अब इसमें तो कोई ज्यादा, थोड़ा डेप्थ में भी बना सकता था, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड भी बना सकता था। तो यहां तो उसने आपको लड्डू सवाल दिए। अब अगला ही सवाल देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई? भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त वाला फैक्ट है, याद होगा तो ही सही होगा, नहीं कोई चांस नहीं सही होने के। 2007 उत्तर है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, यहां सवाल पे गौर करना, यहां स्टूडेंट मात खा रहे हैं बहुत सारे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, देखो सुनिए, जैसे ही उष्ण कटिबंधीय शुष्क शब्द का प्रयोग होता है, विद्यार्थी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में चले जाते हैं। या तो वो शुष्क या अति शुष्क मरुस्थल पे गौर करते हैं, या अर्धशुष्क राजस्थान बांगड़ प्रदेश पे गौर करते हैं, क्योंकि वो दो शब्द पकड़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब वो गर्मी समझ लेते हैं, और शुष्क, शुष्क का मतलब वो शुष्क या अति शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पे चले जाते हैं। लेकिन पूरा शब्द है उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप राजस्थान के वनों को डिटेल से पढ़ोगे तो एक शब्द पढ़ोगे, राजस्थान के वनों में सबसे अधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन, जो कि दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहां पे बेस्ट आंसर है उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। देखो ये उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, मतलब दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, वहां पर ये पाए जाते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ये डेजर्ट के जिले हैं। तो शुष्क और उष्ण कटिबंधीय शब्द आते ही विद्यार्थी यहां अपना आंसर तलाश रहे हैं, जबकि बेस्ट आंसर ये है, बेस्ट क्या सही आंसर ये है, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। अब आगे बढ़े, ये जो संस्थाओं को सुमेलित करने वाले सवाल हैं, ये ऐतिहासिक रूप से आते रहे हैं। अगर आप 15-20 साल पहले भी राजस्थान जीके के पेपर उठा के देखोगे, पुराने आरएएस के या किसी भी परीक्षा के, तो ये फिक्स संस्थाएं हैं और इनके ये सन होते हैं, इनको मैच करवाता है, या कई बार किसी एक संस्था का नाम लिख के उसका सन पूछ लेता है। यहां पे उसने थोड़ा मैच करवाया है तो आपको सहूलियत मिल गई है, तो गौर करिए। राजपूताना मध्य भारत सभा, मैच करें, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना हुई है 1918। आप इनको मैच कर लीजिए पहले, 1918, ठीक है साहब। पहले में 4 आना चाहिए। अगर आप देखोगे पहले में 4, तो देखो कई बार क्या है, भाग्य जब साथ देता है तो एक मैच होने से ही अपने आप सही हो जाता है। उत्तर ये है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान सेवा संघ, दूसरे में तीसरा आना चाहिए। राजस्थान सेवा संघ कब बना है? 1919 में। मारवाड़ सेवा संघ कब बना है? 1920 में। तीसरे में 2 आना चाहिए, तो पहले में 4 हो गया, और दूसरा मतलब बे राजस्थान सेवा संघ 1919 में हो गया, बे में 3 हो गया।
तीसरा मारवाड़ सेवा संघ, इसमें 2 मतलब 1920 हो गया, और आचार सुधारणी सभा डी में 1 हो गई। कई बार इस प्रकार के सवाल ऐसे होते हैं कि विद्यार्थी का अगर भाग्य बुलंदी पे है और सवाल सही होना लिखा है तो कोई सा एक जो उस पर बाई चांस एक ही आता है उससे ही आंसर निकल जाता है। और कई बार जब भाग्य आपको बनाने पर नहीं तुला होता तो पता है कि आपको 2 आते हैं, लेकिन बचे जो 2 है ना उनका आंसर का क्रम बदल रहा है और वो सवाल 50-50 में आने के बाद भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे तो एक पकड़ते ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? आप पढ़े होगे 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। हाँ भाई, आबू में जैन मंदिर विमल व सही के निर्माण करता कौन है? बहुत ही सरल सवाल। अब ये मत्स्य संघ की 4 रियासतें, बिल्कुल सरल सवाल। आबू में ये विमल व सही के निर्माण करता कौन है? विमल सा, बिल्कुल सरल सवाल। चलो यहाँ पे तो मतलब पेपर जब कठिन होता है तो जबरदस्त कठिन होता है और जब सरल है तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल सरल है। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? भाई चेलावास का युद्ध हुआ था, सब पढ़ा होगा आपने। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत का नाम सुना होगा। बेथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, तो इसमें जो ऑप्शन निकल के आ रहा चेलावास का युद्ध, उसमें मारा गया था ये। अजमेर नगर किसने बसाया? अब ये भी कोई पूछने का सवाल है क्या? अजयराज। मैं तो इस पेपर को घोर असंतुलित पेपर मानूंगा कि या तो जबरदस्त कठिन बेकार वाले फैक्ट या इतना सरल कि कोई भी विद्यार्थी आंसर कर दे। हाँ भाई, ये सवाल अच्छा सवाल है। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो ये संगीताचार्य का आपने नाम सुना होगा, प्रताप सिंह जी। प्रताप 22 या प्रताप 22 आपने पढ़ी होगी। प्रताप सिंह। गीदड़ नृत्य होता है, बिल्कुल सरल सवाल, शेखावाटी का। कानड़ दे प्रबंध, बिल्कुल बच्चा सवाल, पद्मनाभ। रामेसनेई, ये बेस्ट सवाल है भाई, इसको पढ़ने वाला विद्यार्थी करेगा या ठीक ठाक पढ़ने वाला। निम्नांकित में से रामेसनेई संप्रदाय की, और रामेसनेई संप्रदाय की भी कौन सी वाली भाई? रामेसनेई संप्रदाय की भी कौन सी शाखा? रामेसनेई संप्रदाय की सिंगतल शाखा। सिंगतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? उत्तरहरि रामदास है। रामेसनेई संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, चारों के अलग अलग प्रवर्तक थे, वो नाम याद होने चाहिए और ये हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो ये अच्छा सवाल दिया है उसने। सिंगतल का कौन है? यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होने की स्थिति पे होगा, लेकिन अगर वो बढ़िया मेहनत करके आया है तो वो इसका उत्तर निकाल लेगा। हाँ जी, अगला सवाल देखें। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी रस्म है जो विवाह के समय पर नहीं होती है? आराम से मिलेगा। बंदोली विवाह के समय पे होती है, सामेला या मधुपर्क विवाह के समय पे होता है, कांकड़ बंधन, कहीं कांकड़ डोरा बोलते हैं, कहीं कंकड़ बंधन बोलते हैं, वो विवाह के समय पे होता है। कर्णवेद नहीं होता, कर्णवेद विवाह के समय पे नहीं होने वाली रस्म है, तो इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? सिवाना का किला मारवाड़ का संकट काल में आश्रय स्थल रहा है, और कुंभलगढ़ का किला, ये आंसर है भाई इसका, कुंभलगढ़, ये मेवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल रहा है। महाराणा प्रताप को भी पन्ना दाई ने बचाकर कहाँ भेजा? उदय सिंह को पन्ना दाई ने बचाकर कहाँ भेजा था? कुंभलगढ़ के सरदार के पास, उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये कुंभलगढ़ है भाई। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? अगर आप चित्र शैलियां पढ़ोगे और उसमें ये जयपुर वाली जो चित्र शैली पढ़ोगे उस पर मुगल प्रभाव जयपुर की शैली पर भी है, अलवर की पे भी है, जयपुर की शैली पर ज़्यादा मुगल प्रभाव है। और फिर भी इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जयपुर ही निकल के आ रहा है, तो जयपुर सही आंसर। हाँ भाई, 86वां सवाल देखिए। इस सवाल को मैं ठीक ठाक मानूंगा, मतलब एवरेज डेप्थ, मतलब मध्य स्तर का संतुलित या ठीक ठाक थोड़ा बढ़िया पढ़ने वाला विद्यार्थी करेगा। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? प्रजामंडल आंदोलन जब आप राजस्थान का पढ़ोगे तो उसमें सभी जो प्रजामंडल हैं उनके संस्थापक और कुछ एक दो खास खास नेता, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो त्रिलोकचंद माथुर थे, इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी।
अच्छा सवाल है। निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा, अब ये पोमचा आप पढ़ते होगे, पीले रंग का वस्त्र होता है, सद्य प्रसूता इसको पहनती है, पियर पक्ष से जाता है, तो ये क्या चीज है? वस्त्र है या मिठाई है या संस्कार है या आभूषण है? वस्त्र है, पोमचा वस्त्र है। नॉर्मल सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुगल शासक अकबर के समय में, इस पूरे पेपर में एग्जामिनर ने 10 से 15 सवाल ऐसे डाले हैं जिनको संतुलित या अच्छे सवाल बोला जाता है। अच्छे का मेरा मतलब ना सरल से है ना कोई बहुत ज्यादा कठिन से है। भले ही वो आप कठिन बनाओ, लेकिन कठिन बनाने का भी तो एक तरीका होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि इतना डेड फैक्ट आपने डाल दिया कि गूगल पे भी नहीं पा रहा, अब ये भी कोई तरीका नहीं होता। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? अगर कोई विद्यार्थी इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ेगा, राजस्थान वाले को, वो इसका उत्तर निकालेगा। देखो, मुगल शासक अकबर के समय पे बंगाल अभियान किया था मानसिंह ने, आमेर का मानसिंह, लेकिन बलूचिस्तान, कंधार, काबुल और लाहौर यहाँ के अभियान किए थे राय सिंह ने। तो इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है? राय सिंह पे पूछा जा रहा है कि अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बलूचिस्तान वाले में था, कंधार वाले में था, काबुल वाले में था, लाहौर वाले में था, बंगाल वाले में नहीं था। बलूचिस्तान में था, कंधार में था, काबुल में था, बंगाल में नहीं था। बंगाल में कौन था? मान सिंह था। तो ये बंगाल इसका उत्तर आएगा। 89वां सवाल देखें। हाँ भाई साहब, कमाल ही कर दिया इस सवाल में तो उसने। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लिखित किया गया है कि किसमें यह उल्लिखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ठीक है भाई। उत्तर 361(3) ये है। और मिलेगा कहां पे? वापस मैंने बताया आपको, बेयर एक्ट नाम से एक किताब आती है सेंट्रल लॉ लेजिस्लेशन की, उसको अगर आप उठाओगे और 361 में 3 वाला पार्ट पढ़ोगे तो ये सवाल बेयर एक्ट से सीधा उठा हुआ सवाल है। बिल्कुल सवाल की भाषा ये मिलेगी। उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से आदेश का नहीं निकाली जाएगी। आदेश का शब्द ऐसी कैसी, ये 2 लाइन बिल्कुल ऐसी कैसी उठेंगी भाई। तो इतना गहराई से जब सवाल पूछा जाता है और आप गौर करें, 361(2), 361(3), 361(1) और 361 में भी ए मतलब कैपिटल ए, जानलेवा सवाल है। अगर ऐसे सवाल आईएएस के एग्जाम में भी आए तो उसके भी कठिनतम सवालों में काउंटिंग होती है। आरपीएससी से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो राजनीति विज्ञान को खत्म ना करे कृपया करके। ऐसी क्या दुश्मनी मोल ले ली इस राजनीति विज्ञान से कि पिछले 4 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें इतने खतरनाक सवाल आप डालते हो कि उससे कठिन, हर परीक्षा में ये टास्क होता है कि इससे भी कठिन कुछ हो सकता है क्या। आप बढ़िया सवाल बनाएं, कठिन सवाल बनाएं, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड बनाएं। आपने अनुच्छेद और उसमें भी इतनी गहराई से। बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि मेरी जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते इस सब्जेक्ट को, 15-18 साल हो गए। 18, 2003, 22, 23 और आने वाला 20 साल हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद 20 ही साल हो जाएंगे। कि ये सवाल अगर मेरे सामने भी आते हैं तो ईमानदारी की बात है, मैं सार्वजनिक मन से स्वीकार कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पाए, मैं भी इनको नहीं कर पाता। मैं उनके आसपास तो पहुंच जाता, लेकिन एग्जैक्ट करना तो और कुछ सवालों को ऐसा नहीं कि सभी को नहीं कर पाता, कुछ को मतलब बाकायदा जरूरत पड़ी, बेयर एक्ट को देखना पड़ा और कई कई चीजों को देखना पड़ा। देश का सारा मटेरियल टॉप लेवल का डालना पड़ा पॉलिटिकल का, जब वहां से चीजें निकल के आ रही हैं। आप सेकंड ग्रेड के बच्चों को पास कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक बन रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन रहे। दम निकाल के हाथ में रख दिया अपने बच्चों की। इतने इतने कठिन सवाल, बिल्कुल गलत है भाई। अच्छा ठीक है, आप कठिन ही अगर बना रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी क्यों नहीं बना रहे? ज्योग्राफी में भी कठिन बनाओ, सारी चीजों में कठिन बनाओ। आपके पेपर इतने संतुलित आते हैं, पॉलिटिकल का ही पेपर आप खतरनाक बनाते हो, बाकी सब्जेक्ट के पेपर आप नॉर्मल बनाते हो। तो पॉलिटिकल से भाई इतनी दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? आप क्यों पॉलिटिकल पढ़ाने वाले लोगों को बार बार विद्यार्थियों की नजरों में नीचा दिखाने का प्रयास करते हो? आप बैलेंस्ड पेपर बनाइए। इस सब्जेक्ट के प्रति मोह खत्म हो रहा है लोगों का, वो छोड़ देंगे इस सब्जेक्ट को, जबकि ये सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है कला वर्ग का। कुछ तो गौर करें।
या फिर एक ऐसी कोई प्रतियोगिता करवा दी जाए कि एक पेपर तो पेपर सेटर बनाएंगे बच्चों के लिए, और एक पेपर बच्चों की ओर से पेपर सेटरों के लिए जाएगा, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन इतना ये सवाल आप क्या बात कर रहे हैं? ये सवाल कौन सी नॉलेज चेक की जा रही है इस सवाल के द्वारा? बिल्कुल फंसाने वाला मामला है। चलिए आगे देखें। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? भाई बढ़िया सवाल है, क्योंकि सारे ही जिले थार के मरुस्थल से संबंधित हैं, और थार महोत्सव तो बिल्कुल अच्छा, मतलब ठीक सवाल है ये। बाड़मेर। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तो इसका उत्तर होगा, ये बिल्कुल आते हैं, और ऑप्शन में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी भी दे रखा है। बार बार जब हम पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि जो भी हिंदी त्योहार हैं उनकी जब आप तिथि याद करें तो एक सामान्य एक प्रक्रिया या एक ट्रेंड है परीक्षा में एग्जामिनर का पूछने का, कि वो उसी तिथि को कृष्ण पक्ष में भी लिखेगा और शुक्ल में भी लिखेगा। तो एग्जैक्टली याद करें वो कृष्ण पक्ष की है शुक्ल की है। तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। 92 सवाल। ये भी सवाल भाई बड़ा डेंजरियस है, लेकिन इसको मैं बेतुका नहीं मानूंगा, ये नॉलेज बेस्ड सवाल है भाई। देखो जो चीज सच है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? टीकाराम पालीवाल उत्तर है भाई, फैक्ट है भाई, रटना पड़ेगा। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है, लेकिन सभी किताबों में लिखा मिलता है, सभी टीचर के नोट्स में मिलता है, तो ये तो आना चाहिए विद्यार्थी पे। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? उत्तर है विपिन बिहारी लाल माथुर, और 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। तो देखो नीचे लिख रहा है VBL माथुर, इसका मतलब है विपिन बिहारी लाल माथुर। ये लो भाई। राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? करंट अफेयर का सवाल, कलराज मिश्र इसके आंसर होंगे। ओहो, हाँ जी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस चीज को बार बार हम पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को बताते हैं कि पिछले 6, 7, 8 साल से एक ट्रेंड आया है आरपीएससी या राजस्थान जी के पूछने का। जितने भी राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट याद कर लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से उनका क्रम पूछा जा सकता है, बीच में से कोई से 4 उठा के। मुख्यमंत्रियों का पूछा जा सकता है, मुख्य सचिवों का भी पूछा जा सकता है, और अब तो मानव अधिकार आयोग तक बात आ गई है। हालांकि ये बिल्कुल बेतुकी डिबेट है, कितने राज्यपाल हुए उनका क्रम क्या है, मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या है। मुख्यमंत्रियों का चलो फिर भी बनता है क्योंकि संख्या कम है। राज्यपालों का क्रम अब कल को पूछने लग जाए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का क्रम बताइए, और पूछने लग जाए क्या पूछा है, और मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा है पॉलिटिकल साइंस में। मुख्य सचिवों का क्रम बताओ, अब इतना ही बहुत होता है कि भाई पहला मुख्य सचिव कौन, वर्तमान मुख्य सचिव कौन, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के समय पर कौन, सबसे लंबे समय तक कौन, पहला मुख्य सचिव जो राजस्थान कैडर का आईएएस अधिकारी था वह कौन, पहली महिला मुख्य सचिव कौन। ये सवाल तो ठीक है, लेकिन जब ये पूछ लिया जाए कि कोई से ही 4 मुख्य सचिव उठा के इनका क्रम सेट करो, तो वहां फिर नॉलेज का एक सीमा होती है, रटने की भी एक सीमा होती है। लेकिन भाई ये ट्रेंड चल रहा है कि जैसे आपके सामने डाल दिया, राज्यपाल का नाम ये राज्यपाल डाल दिए, मुख्यमंत्री का नाम ये मुख्यमंत्री डाल दिए। तो एग्जामिनर पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब कौन से मुख्यमंत्री के समय पे कौन सा राज्यपाल नहीं था, ये पूछ रहा है वो, जो कि कोई सा एक उत्तर होगा। तो इसमें उत्तर जो आपके निकल के जा रहा है, अंशुमन सिंह वसुंधरा राजे, ये नहीं थे भाई अपने समय में। ये उत्तर है अंशुमन सिंह वसुंधरा राजे। बाकी ये सब थे। ओपी मेहरा राज्यपाल के समय पर मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, निर्मल चंद जैन के समय पर अशोक गहलोत थे, संपूर्णानंद के समय पर मोहनलाल सुखाड़िया थे, लेकिन अंशुमन सिंह राज्यपाल के समय पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं थी। आगे बढ़े।
तो ऐसे अब देखो इन सवालों पे गौर करिए आप, इनमें दम निकाल के हाथ में रख दी बच्चों के। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? लो साहब, तो पंचायती राज अधिनियम की सारी धारा याद होनी चाहिए जब आप उत्तर दोगे। उत्तर तो 94 है भाई, हम भी ढूंढ लाए, लेकिन पूरी ईमानदारी से और आत्मा की सच्चाई से ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि बिना किताब में देखे शायद ही कोई आदमी इसको सही कर पाए। तो गलत है, नहीं होना चाहिए। आगे देखें, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता? देखो, इस सवाल को मैं बेतुका तो नहीं मानूंगा, लेकिन बहुत कठिन जरूर मानूंगा। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उत्तर तो है 177। और इसमें सीधा सीधा प्रावधान यह है कि राज्य के महाधिवक्ता तथा मंत्री विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये आप 177 जब आप अनुच्छेद पढ़ोगे राज्य विधानमंडल के संबंध में, जब ये चीज आपको मिलेगी। महाधिवक्ता इस पेपर में पूछा गया है, लेकिन महाधिवक्ता के साथ मंत्री भी होते हैं। मंत्री और महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो 177 इसका आंसर है। बहुत कठिन सवाल है, लेकिन बेतुका नहीं है, क्योंकि राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद तो आपको आने चाहिए। हाँ भाई, 98 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? बिल्कुल, कटौती प्रस्ताव, कटौती कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त। हाँ भाई, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता मतलब ग्रहण करने की शर्त नहीं है। अब कटौती प्रस्ताव होते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं, अब इतना टाइम तो है नहीं कि यहाँ हम पढ़ाएं, आपको सीधा आंसर दे रहे हैं। उत्तर है 1। उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कटौती प्रस्तावों को एक्सेप्ट करने में। तो उत्तर है इसका विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। तो इसमें सवाल में पूछा गया कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है, यह शर्त नहीं है। ठीक है भाई। 99वां सवाल, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? और लो संकट, सबसे पहले तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कितने अध्यक्ष रहे हैं वो याद करो। दूसरी बात कि वो जो अध्यक्ष रहे हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इतने फैक्ट जब आपको याद होंगे, हनुमान जी की पूरी कृपा होगी आपके, सरस्वती माँ आपकी खोपड़ी में विराजमान हो जाएंगी, जब ये सवाल बाई चांस हो जाए तो हो जाए। उत्तर तो खैर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी हैं, लेकिन एग्जामिनर भाई हद कर दी सवालों की। और ये राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल की अवधि के लिए रहे? लो साहब, उत्तर तो नमो नारायण मीणा है, लेकिन गौर करिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अब तक कितने अध्यक्ष हुए हैं। पहले तो वो क्रम याद रहे, कल को क्रम भी पूछेगा। जब यहीं पे पहुंच गया कि सबसे कम कार्यकाल तक कौन रहा है, तो ज्यादा कार्यकाल, कम कार्यकाल, क्रम कौन कौन सा रहा है, अब इसको भी काउंट करो कि क्रम कौन सा है और कम कार्यकाल कौन सा और ज्यादा कार्यकाल कौन सा। चलिए खैर ठीक है भाई, तो फैक्ट आपके सामने आ ही चुके हैं। पेपर का विश्लेषण सीधे सीधे मैं 5 मिनट के अंदर कर रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। साइकोलॉजी में जैसे कि मैंने अपने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 20 में से 15-16 सवाल के आसपास, 15-16 सवाल के आसपास एक बढ़िया पढ़ा लिखा विद्यार्थी, मतलब जनरल कैटेगरी में जो पास होने लायक है, वो 15-16 सवाल पकड़ने की स्थिति पे है। जीके का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं तो 80 सवाल का मोटा मोटा हम मान लेते हैं। मेरी नज़र में
32 सवाल, 32 से 35 सवाल जीके में ऐसे हैं कि जिन्हें विद्यार्थी पकड़ने की स्थिति में बड़ी मुश्किल से होता है। मतलब ओवर इंटेलिजेंट विद्यार्थी है या बढ़िया पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, वही इस पेपर में 80 में से, जीके में 80 में से 55 सवाल पकड़ने की स्थिति पे है। 80 में से 55, 30-32 सवाल या 32-35 सवाल, 32 से 35 के बीच में 32-34 लगा लो, या मोटा मोटा सपन ऐसा कर लें। चलो इसको तो साइड में लगा देते हैं। मेरिट, एक चीज में क्लियर कर दूं, मैं कतई कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। अब हम जो मेरिट का एनालिसिस करने जा रहे हैं उसको आधिकारिक नहीं माना जाए। ये मेरा सिर्फ अनुभव और आकलन के अनुसार निकाला गया एक आंकड़ा है। आप इससे सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार रखते हैं, और स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा कि इतनी मेरिट जाएगी। और मेरिट का मतलब, एक चीज़ और सुन लें, मैं पहले पेपर का एवरेज बता रहा हूं कि इतने सवाल पकड़ने पे कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में प्रथम प्रश्न पत्र में अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होने लायक एवरेज पकड़ रहा है। सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपने सब्जेक्ट पेपर में क्या एवरेज पकड़ रहा है। क्योंकि उसके सब्जेक्ट पेपर का जहाँ पे एवरेज उसको चाहिए उससे मान लो कम पकड़ा, और जीके वाले पेपर में 3 सवाल ज़्यादा ले गया, लेकिन सब्जेक्ट वाले पेपर में 8 सवाल कम ले गया, तो वो अल्टीमेटली ग्रैंड टोटल के आधार पर बाहर हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जीके और साइको में हम ये मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाला विद्यार्थी लगभग 15 सवाल पकड़ने की स्थिति है। जैसे वो मुझे साइकोलॉजी एक्सपर्ट बता रहे थे कि भाई 15-16 सवाल पकड़ लेगा। मान लो उसने 20 में से 20 अटेम्प्ट कर मारे या 18-19 कर मारे, 15 सही हो गए, 3 गलत हो गए, तो एक और बैलेंस से नीचे, एक नेगेटिव मार्किंग से नीचे चला जाएगा। तो हम 14 या 15 ये मान लेते हैं, 14 या 15 साइको में। हाँ, इतना जरूर ये मान लेना कि साइको का मेरा आंकड़ा किसी दूसरे साथी के आकलन पर आधारित है। इसके बारे में मैं अपनी आधिकारिक राय व्यक्त करने का अधिकारी नहीं हूं। मोटा मोटा सा मुझको बताया गया है कि सब 15-16 सवाल पकड़ने की स्थिति पे। मैंने मान लिया कि उसने 18 अटेम्प्ट किए, 19 अटेम्प्ट किए, और 3 गलत भी हो गए, 2 या 3 गलत हुए, तो वो 14-15 हम मान लेते हैं साइको पे। अब जीके की बात करते हैं। 80 में से 32 सवाल टफ जिनको बोलते हैं, बिल्कुल टफ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 35 एक सवाल नहीं करने की स्थिति पे है कोई विद्यार्थी। तो 55 सवाल, कितने सवाल करने की स्थिति पे है? 55 सवाल वो अटेम्प्ट कर रहा है। 80 में से अगर 32 सवाल उसके हटाते हैं, 35 सवाल हटाते हैं, तो 45 सवाल बचते हैं। क्या हो रहा है ये? हाँ जी, 80 में से 35 सवाल ऐसे हैं जिन्हें करने की स्थिति विद्यार्थी की नहीं बनती है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन से आंकड़े लगा रहे हो साहब, मैं मेरा थोड़ा एक आइडिया लगा रहा हूँ। 35 सवाल मुझे लगता है कि वह करने की स्थिति पर नहीं है, तो बचे कितने उसके? 45 सवाल। तो एक विद्यार्थी 35 सवाल करने की स्थिति पर नहीं है, मतलब 45 के आसपास, 44 से 48, 44 से 47 के आसपास वो करने की स्थिति पर आता है जीके में। तो हम उसका अगर एवरेज 45 भी माने, और 15 का हम एवरेज उसका साइको का माने, 14-15 मान लो, 14 से 15,
तो मुझे लगता है कि 60, आप ये कह सकते हो कि 59 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 63। उनसठ से लेके 63, यहां पे जर्नल मेल कैटेगरी, इसका कट ऑफ निकलने का चांस है। सरल भाषा में समझ लो, अगर किसी विद्यार्थी के 59 सवाल से लेकर 63 के बीच में जर्नल मेल कैटेगरी का एवरेज रहना चाहिए, जो सबसे टफेस्ट कैटेगरी है, आप सरल भाषा में उसको 60-62 बोल सकते हैं। 60-62 सवाल अगर कोई विद्यार्थी पहले पेपर पे पकड़ रहा है तो वह अपनी कैटेगरी में, मतलब जनरल मेल कैटेगरी में, परीक्षा पास करने का अधिकारी हो जाता है मेरी नज़र में, मेरे अनुभव के अनुसार। अब डिपेंड इस बात पर करेगा उसका रिजल्ट कि उसके सब्जेक्ट वाले पेपर में वो अपने एवरेज से ऊपर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। मान लो फर्स्ट पेपर में किसी विद्यार्थी ने 62 सवाल पकड़ लिए तो पहले पेपर में उसने अपना एवरेज पकड़ लिया। अब मान लो उसके सब्जेक्ट का एवरेज 150 में से 110 या 112 जाता है, वो तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जब बहुत सारे आंसर की बनाएंगे और अगर वो अनुभवी ढंग से हैं तो वो निकालेंगे कि कितने सवाल ऐसे हैं कि जिनको हर कोई कर रहा है, कितने सवाल ऐसे हैं जो कोई नहीं कर रहा, कितने सवाल ऐसे हैं जो पढ़ाने वालों पे ही नहीं हो रहे, कितने सवाल ऐसे हैं जो पढ़ाने वालों से किताबों में ही नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ों से मेरिट का आकलन किया जाता है। तो एवरेज उस पेपर का क्या बनता है, बड़े अनुभव का विषय है ये, और काफ़ी सारे विद्वान साथी निकालेंगे। तो सब्जेक्ट में जो एवरेज चाहिए सब्जेक्ट वाले पेपर को पास करने के लिए, अगर वह उस एवरेज को भी पकड़ लेता है और पहले पेपर में भी 60-62 सवाल पकड़ लेता है तो दोनों पेपरों का उसका एवरेज सिलेक्शन लायक हो जाता है। अब मान लो किसी विद्यार्थी ने पहले पेपर में 70 सवाल मारे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ, कट ऑफ के लिए चाहिए उससे 10 ऊपर, लेकिन सब्जेक्ट वाले पेपर में जो कट ऑफ के लिए चाहिए उससे 12 या 15 नीचे रह गया तो ग्रैंड टोटल फेल। मेरिट, अच्छा अब ऐसा भी सोचें कि फर्स्ट पेपर में अगर मान लो किसी विद्यार्थी के 52 सवाल बने और वो एवरेज से, जनरल कैटेगरी पे वो एवरेज से 8 सवाल कम रह गया या 9 सवाल कम रह गया, तो इसको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पता लगा सब्जेक्ट वाले पेपर में उसने 12 सवाल ऊपर उठा के मारे, जहां पे भी जर्नल का कट ऑफ के लिए जो मिनिमम आवश्यक सवाल हैं या जो एवरेज का कट ऑफ है उससे 12-15 ऊपर मारे, सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं कि पहले पेपर में तो स्कोर नहीं बन पा रहा लेकिन अपने सब्जेक्ट के चैंपियन है, वहां वो ठोक देते हैं बढ़िया परसेंटेज। तो भाई दोनों मिला के एवरेज वो आपका फाइनल सिलेक्शन का एक मेरिट कट ऑफ का आइडिया बनता है। मैंने जो एवरेज निकाला है ये इस पहले पेपर पर निकाला है। अगर आप 60-62 सवाल में और जर्नल कैटेगरी में आ रहे हैं, जर्नल ओबीसी लगभग बराबर, 1-2 नंबर का कोई अंतर पड़ता है, कि अगर आप पहले पेपर में 60-62 सवाल पकड़ रहे हैं तो मतलब आपने पहले पेपर का एवरेज पकड़ लिया है। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने सब्जेक्ट वाले पेपर का एवरेज पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। अगर वहां पे भी आप पकड़ गए हैं तो फिर सेलेक्ट। अगर आप पहले पेपर में 4-5 सवाल कम पकड़ पा रहे हैं और सब्जेक्ट वाले पेपर में 5-7 सवाल ऊपर पकड़ पा रहे हैं तो भी वो एवरेज आ जाएगा। दोनों तीनों बातों पर डिपेंड करेगा। अगर आप पहले पेपर में 10 सवाल ऊपर उठा के मार रहे हैं, मतलब 70+ मार रहे हैं, सब्जेक्ट में थोड़ा सा बिखर गया आपका मामला और 5-7-8 सवाल कम पड़ गए एवरेज से, तो पहले पेपर की दम पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरिट के आकलन किए जाते हैं। तो इस पेपर का जो आपका मेरी नज़र में जो आकलन है 59 से 63, मतलब हम इसको और सरल भाषा में कन्वर्ट कर दें, 60 से 62 सवाल अगर आप पकड़ रहे हैं तो 21 तारीख को होने वाले पहले पेपर का आप एवरेज पकड़ रहे हैं। पेपर किस तरीके का है, सवालों का नेचर क्या है, ये मैंने पूरे वीडियो में कई बार बीच बीच में बोला है। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी मैं चूंकि ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ एसएस में, तो इन 2 का जो मेरिट और सॉल्यूशन प्रामाणिक सॉल्यूशन में देने का प्रयास करूंगा, वो मेरे अगले वीडियो में आएगा। और फर्स्ट पेपर जो तीनों ही ग्रुपों के होंगे सेकंड ग्रेड के, उनके लिए मेरे वीडियो आगे आएंगे। तो आप लगातार बने रहें। और फास्टेस्ट आंसर की ये इस डिबेट में अब हम शामिल नहीं होते, वो हम पास्ट में खूब बोलिए। और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है, काम आराम से करें, तसल्ली बख्श करें, थोड़ा प्रामाणिक करें और लोगों के साथ सही तरीके से डिस्कस करें। धन्यवाद। आप लगातार जुड़ते रहें यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर से, और इसी तरीके से आपको
आंसर की, पेपर का सॉल्यूशन, एनालिसिस, उन सारी चीज़ों से मैं जितना भी मेरा अनुभव है वो मैं अवगत करवाऊँगा। थैंक यू।